नमस्कार दोस्तों। आज की जो स्टॉक पे हम लर्निंग करने वाले हैं ना, तो स्टॉक देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये मार्केट में अपनी पुराने ब्रेकआउट को तोड़ते हुए आगे की तरफ निकलता नजर आता है। और ये ब्रेकआउट कब का तोड़ा पता है? कि ब्रेकआउट की हम बात करें तो नियरली कह सकते हैं कि इनके पास जो जनवरी का डेटा था, जनवरी के डेट को जो हायर टू हायर था उसको तोड़ के आगे निकल गई। अब इसके पीछे कुछ कारणों को देखते हैं, क्या कहना चाहती है इसको लेकर के देखा जाए। इससे पहले ब्रेकआउट हुआ था और जब मार्केट ने एक सस्टेनिटी बनाई थी मार्केट की स्तर पे, तो मार्केट ने लंबी लंबी उछालें लगाई और लंबी लंबी के दौरान हमेशा थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेट करती हुई नजर आए। इस टाइम फ्रेम की हम बात करें तो हमारे सामने ये निकल के आती है कि एक ही प्राइस जोन के आसपास मार्केट ने कई दिनों तक स्टॉक में क्या था, कंसोलिडेट चल रहा था। अब जनवरी का डेटा को अब कह सकते हैं कि 9 महीने के बाद ये दोबारा अपनी पुराने स्तरों पे आ गई है। क्या इसकी फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड का क्या दर्शाना है, जहाँ पे वॉल्यूम हमारे सामने ये दिखता है कि मार्केट में वॉल्यूम बीच में काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ। इंटरेस्टेड के बाद मार्केट ने इसीलिए यहाँ पे उछाल बनाती नजर आई। बीच में जिनके पोर्टफोलियो के अंदर था उन्होंने इंटरेस्टेड नहीं जाहिर किया और मार्केट इसलिए ट्रेडर की पार्ट से लेकर कंसोलिडेट नजर आई। चलिए जानने के प्रयास करेंगे कंपनी का। कंपनी का नाम है शाह एलॉयज। ये कंपनी की वेबसाइट्स पर जाएं तो कंपनी दो तरह की कामकाज देखने को मिलता है। एक तो उनकी एक कारोबार कहती है कि ये स्टील्स, और कहती है स्टील्स के अलावा स्टेनलेस स्टील्स एलॉयज स्पेशल स्टील्स पे कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा की बात करें तो उनकी वेबसाइट्स पर जब हम विजिट कर रहे थे तो हमारे सामने एक चीज़ और निकल के आई कि कंपनी के पास शायद और भी कारोबार है, जहाँ पे कहते हैं कि शाह हॉस्पिटल्स, साई हॉस्पिटल्स करके है, साई है या साल हॉस्पिटल्स डॉट कॉम भी इनके पास है। सब हॉस्पिटल का कामकाज करती होगी। तो आखिर कंपनी के पास जो मेन कारोबार है वो जो आती है इनकम, वो किस सोर्स से आती है और क्या निकल के आता है। और ये देखने को मिलेगी जो लगातार क्या हो रही है स्टॉक में, हायर टू हायर को तोड़ती नजर आती है। जरा इसके पॉइंटेड को समझें तो मार्केट में जिस कंपनी के प्रति जो मार्केट में रुझान है, रुझान ये कहता है जो कंपेरिजिंग विद द इंडस्ट्रियल और इनकी ईपीएस की बेसिस, क्योंकि कंपनी नुकसान में है किसके बेसिस पे, इसकी ईपीएस के बेसिस पे नुकसान देखने को मिला। मार्केट में इसके अंडरग्राउंड्स की मार्केट की भीड़ नहीं का आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये नंबर क्या करती है, चलेंट बैठ जाती है। स्टॉक की प्राइस बहुत बड़ी नहीं है। अब समझ में आना चाहिए जो आखिर इनके प्रति जो लॉस मेकिंग चल रही है उस क्या कारण है। दोस्तों सबसे पहले नज़र में आती है कि इनके पास डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कहता है, 7.13 की। साथ क्या ओवर बर्डन से जूझ रही है क्या, ओवर बर्डन से जूझ रही है तो इसके प्रति हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ही चीज़ पे हम कम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो है R2R को लेकर, इसका नाम है रिस्क टू रिकन्सलेशन। दूसरे का नाम है हम समझते हैं FT2 को लेकर के, जहाँ पे हम फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखा जाए तो यहाँ पे ये तो सेलेंट बैठ रही थी, ROC भी निगेटिव में है, ROE भी निगेटिव का संकेत देता है और बुक वैल्यू कहता है 5 रुपये के आसपास। और फिलहाल जो पीबी की बात करें तो करीब 15 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है इसके प्राइस में। जबकि इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां वहाँ पे 28 लोगों की भीड़ यह है, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और अफरा तफरी के भीड़ में हमें ये आकलन करना पड़ेगा कि मार्केट कैप काफ़ी छोटा सा है। कंपनी को लेकर देखा है तो मार्केट कैप इतना छोटा सा है, नियरली 150 से 200 करोड़ के बीच का है, जिसको कैप्चर करना बहुत आसान है। हायर टू हायर ये 94 तक गया था, लोअर तक 49 तक गया था। दोबारा मार्केट ने अपनी ब्रेकआउट को कहते हैं, इसको ब्रेकआउट टेक्निकल भाषा में, लेकिन इसको हम कहते हैं अपने पुराने हिस्टोरिकल डेटा को यदि तोड़ दिया तो उसके हिसाब से मार्केट में क्या होती है, एक नया ट्रस्ट बिल्डअप होता है स्टॉक को लेकर। मार्केट अब यहाँ से शायद और उछाल करने के लिए कामयाब हो सकती है, इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए इसको पार्ट अप समझने के प्रयास करेंगे, जहाँ पे हमने हमारे सामने ये निकल के आती है। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा की तरफ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा के सामने निकल के आती है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ को कंपेयर किया गया, शायद ये निगेटिव का सेंटीमेंट देता है कंपेरिजन विद द रेवेन्यू मॉडल्स।
और इसमें हमारे सामने ये दिखता है कि करीब 16% के आसपास गिरावट थी और नियरली ये देखा गया कि ऑलमोस्ट, चाहे नेट इनकम की बात करें तो 1100% से ज़्यादा का, और ईविटा में करीब करीब 238% के आसपास की गिरावट दर्ज कर ली। ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे सामने ये दिखता है कि ट्रेंडिंग व्यू के हिसाब से क्या कहता है, कहता है यहाँ से लेकर के यहाँ का आंकड़ा और यहाँ से लेकर के यहाँ का आंकड़ा, ये लगातार क्या कर रही है, एक सेंटीमेंट ये लगातार गिरावट का देखने को मिला है, जहाँ पे अवीटा में करीब करीब 50% गिरावट है। और केवल पिछले साल के डेटा से गिरावट नहीं है, इससे पहले से भी गिरावट। आखिर इसके बारे में सेंटीमेंट तो ये दर्शाता है कि इनमें फंडामेंटली में इनकी गिरावट के पीछे कुछ और कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। कंपनी 1990 में बनी थी और कंपनी का नाम था शाह एलॉयज लिमिटेड, मैन्युफैक्चर इन द सेल स्टील्स एंड द रिलेटेड प्रोडक्ट पे कंपनी का कामकाज रहा है। आगे क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के, जहां लगातार अभी स्टॉक में पिछले यदि हम 2-3 साल के डेटा को भी तरफ मूव करके देखें, इससे पहले की यदि ब्रेकआउट की देखा जाए तो कंपनी का हायर टू हायर, तो कह सकते हैं कि पिछले सालों की आज तक के जो हिस्टोरिकल प्राइस चेंज था इसका, वो नियरली कह सकता है कितने के हाई पर गया था पता है, वो गया था नियरली करीब 122 के आसपास। और 122 के आसपास की मार्केट को शायद सेंस करती नज़र आए तो शायद क्या हो सकता है, अच्छी खासी ग्रोथ लेवल बना सकती है, जो कि इसका हिस्टोरिकल। आइए जानने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे हम फंडामेंटल के कुछ पार्ट्स को देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू हमारे सामने निकल के है कि यहाँ पे लगातार क्या था, एक गिरावट था। इसके अंदर रिवेन्यू के अंदर, ऐसे नेट प्रॉफिट के अंदर क्या थी, लगातार एक गिरावट का संकेत था। और टाइम टू टाइम यदि हम इसको कंपेयर भी करके देखें तो यहाँ से गिरावट था, यहाँ से इनका गिरावट था, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों से। पहले कंपनी लगातार सस्टेन कर रही थी, बीच में एक दो बार इन्होंने नुकसान भी देखने वाला, नुकसान के पीछे कारण था जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही नुकसान था। तो यहाँ पे भी नुकसान का सौदा वहीं से देख, कहाँ से, ऑपरेटिंग। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे सामने ये निकल के आई जो सेल्स को लेकर के जो आंकड़ा था, वो आंकड़ा में क्या था, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गिरावट था। लास्ट 12 महीने की डेटा भी गिरावट थी और कंपनी में जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा कहता है वो गिरावट में। जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम में अच्छी तगड़ी इनकम उन्होंने बुक कर रखा है टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग, जबकि इनके पास जो इंटरेस्ट की पार्ट है उतनी बड़ी बर्डन के साथ नहीं। यदि हम इसकी डेट टू इक्विटी की तरफ देखें तो पहली नज़र में आता है कि यार इसकी वजह से ना शायद ये जो प्रेशर्स पड़ी है ना, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ से इन दोनों से ईपीएस में एक संबंध है इस पार्ट को लेकर, क्योंकि ये दोनों पार्ट है पीएस का और ये पार्ट है पीएल का, जिसको हम कहते हैं कि एक दिखावा बुक कर दिया गया। इन दोनों हकीकत में हमारे सामने ये निकल गया कि इंटरेस्ट की पार्ट्स उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन क्या ओवर बर्डन की वजह से तो नहीं। ओवर बर्डन किसको लेकर के, देखो दोस्तों इंटरेस्ट का पार्ट उतना बड़ा नहीं था कंपेरिजिंग विद द प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, बट कंपनी इज द लॉस मेकिंग लगातार इन द कंटिन्यूस फॉर पीरियड फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स। बट बैलेंस शीट की फिगर कहती है जो क्या इनके पास क्या हुआ, कहती है इनके पास जो एनुअली डेटा है, कहती है इनके पास जो टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग देखा है तो लगातार क्या कर रही है, लगातार ही इसके सेंटीमेंट क्या कर रही है, गिरती। बाकी अभी सिचुएशन क्या हुआ जो मार्केट को एक नई पहल मिला जो अपनी पुराने हिस्टोरिकल डेटा की तरफ दौड़ा। क्या ऐसा लगता है कि सितंबर का जो रिजल्ट है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है या कोई सेंटिमेंट इसको दर्शाता नज़र आता है। तो बैलेंस शीट की फिगर में देखा हमने कि यहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर के कंपनी के पास उतनी बोरोइंग्स बनी नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ से उन्होंने इंक्रीज किया। कंपेरिजिंग विद द 20 से लेकर के 20 करोड़ का कैपिटल रहा तो 80 करोड़ का इनका मार्केट में बोरोइंग्स रहा, अदर साइड भी ज़्यादा देखने को मिला है। अब सवाल आता है क्या तो इनके पास ओवरऑल बर्डन है, कितने का बर्डन बनती है, करीब करीब बनती है 240 करोड़ का। 240 करोड़ का यदि बर्डन बनता है इनके पास आजकल पेमेंट करने के लिए, तो इनके पास कितना पैसा बचा है भाई, 257 करोड़ का ही पैसा है टोटल मिला। उस 257 करोड़ में जो पार्ट है मार्केट से कलेक्ट करने वाले, उस पार्ट की भी बात करें तो इनके पास मार्केट से लेने के लिए 7 करोड़ बचा हुआ है। इन्वेंट्रीज अच्छी खासी पड़ी है, तो 7 करोड़ के हिसाब से ये भी देखा जाए तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा ये सेंटीमेंट दिखाता है कि कंपेयरिंग विद द
लायबिलिटी एज वेल एज द इनकी एसेट्स की बात को देखें, थोड़ा सा पार्ट्स इंक्रीज है एसेट्स को लेकर। अदरवाइज शायद यदि लायबिलिटी वाले आज खड़े हो जाएं, उनके पास 17 करोड़ के आसपास का, कितने का, शायद 10 से 12 करोड़ के आसपास की हाथ ही पैसा मिलेगा, बाकी तो सब मिला दिया जाए तो बैंक बैलेंस कुछ है नहीं, कैश बैलेंस की कुछ चर्चा करती नहीं है, और जो पैसा लगा हुआ है वो कहते हैं हमारे पास 4 दिन में देता हुआ बात नजर नहीं है। मतलब ये सब क्या था, ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखने को। लेकिन कंपेरिजन विद यदि हम बैलेंस शीट की तरफ देखें तो हमारे सामने ये दिखता है कि एसेट्स यदि 14% की गिरावट है तो लायबिलिटी केवल 8% गिरावट है। ये क्या कहता है, इनकी वीक पोजीशन को दर्शाता है। लेकिन मार्केट ने उछाल बनाई, उसके पीछे कुछ कारण को समझेंगे। कुछ सेंटिमेंटल अपडेट कहता है, तो कहने को मिलता है कि यहाँ पे एजीएम को लेकर अपडेट दिया था। इसके अलावा कुछ बड़ी अपडेट तो यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आई है लास्ट कुछ दिनों से। तो आखिर इसके पीछे कुछ और कारणों को हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कारण ये था कि वॉल्यूम कुछ ही पीरियड में जंप हुआ, वॉल्यूम कुछ ही पीरियड में जंप हुआ था, और इसके लिए सेगमेंट वाइज जानना जरूरी होगा, जो आखिर सेगमेंट वाइज के बारे में क्या कहती है। यहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर और चेंज इन मैनेजमेंट की बात थोड़े दिन पहले की बात किया था। इसके अलावा कुछ और सेंटिमेंटल यदि मार्केट ने कुछ उछाल लगाना चालू किया है तो उसके पीछे भी हम कुछ कारणों को एक नज़र डालते हैं, तो आखिर इसके बारे में क्या कहना चाहती है। चलिए इसको भी हम एक नज़र डालने के प्रयासरत हैं, और हमारे सामने डेटा निकलती है जब से कंपनी ने अपने मूव को चेंज किया, तब ये कह सकते हैं कंपनी ने मूव चेंज कब से किया, मार्केट में वॉल्यूम आई इस पायदान के आसपास। यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात करें तो नियरली निकल के आता है कि अगस्त के आसपास, अगस्त में उनके पास कुछ हुआ था ऐसा क्या। अगस्त की तरफ हम चल के देखें तो इनका क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा दिया था। इसके अलावा की बात करें तो अगस्त में कैसा अपडेट तो देखने को हमारी नज़र में तो नहीं आ रही है, लेकिन मार्केट को हो सकता है कि मार्केट को किसके वजह से, यहाँ पे इन्वेस्टर एरर की बात कर रहा था रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट की बात करती नज़र आई है, और उसके अलावा क्लोजिंग ऑफ ट्रेड तो कोई अपडेट देखने को हमारी नज़र में तो नहीं आ पा रही। चलिए तब भी अब सेगमेंट वाइज की तरफ हम एक नज़र डाल के देखते हैं आखिर सेगमेंट वाइज कंपनी को लेकर के आखिर किस सेगमेंट की कंपनियां हैं और कंपनी का कारोबार क्या है। यहाँ पे कहती है कि आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट है, लेकिन वहाँ पे वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है कि इनके पास हॉस्पिटलिटी भी चलती है, जहाँ पे आज की ट्रेडिंग शेयर में देखने को लगा कि 15% तक की उछाल में देखने को मिला है। कुछ सेंटिमेंट सेगमेंट भी कहती है, कहते सेगमेंट वाइज कोई नहीं, केवल स्टील्स और एरो इसका कामकाज देखने को मिला। अब देखिए मैं यहाँ पे कंपेयर करते हुए इस पार्ट को देखें तो यदि 7 करोड़ के अकॉर्डिंग यदि हम रिस्क फैक्टर को समझें, हमारे सामने क्या निकल के आती है, जो करीब करीब जिस कंपनी में 592 करोड़ का कहता है टोटल सेल्स, 7 करोड़ का कहता है उधार, और 19 करोड़ के आसपास कहती है नुकसान, लॉस मेकिंग। इन तीनों का आप कंपेयर करके देखें तो एक नंबर हिसाब से परसेंटेज गेन मिलेगा। तो परसेंटेज क्या कहना चाहती है कंपनी, किस दिशा में ले जाना चाहती है, यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी एस्पेक्ट देखने को नज़र नहीं आई। लेकिन यदि हम एनालिसिस पार्ट तरफ देखें तो हमारे पास ये दिखता है कि 14 गुना के हिसाब से बढ़ती है, इंटरेस्ट कवरेज की बात करती है, अदर जो उनका कंटिलेंट लायबिलिटी है वो 128 करोड़ के आसपास कहता है। इसके अलावा कुछ बड़ी बात तो कहती नहीं नज़र आती है। अब एक चीज़ पे और फोकस करके देखिए, क्या हिस्टोरिकल डेटा इसके पीछे करती है, कहती है नहीं, इनका हिस्टोरिकल डेटा भी इस लेवल पे काम, सेल्स लगातार गिरावट में था, प्रॉफिट लगातार गिरावट था, और स्टॉक प्राइस सीजीआर केवल जंप करती। और यहाँ पे केवल क्या लगता है कि इसके न्यूज आर्टिकल्स या कुछ ऐसा आर्टिकल्स के बेसिस पे या कुछ मार्केट की कुछ अलग पहचान के बेसिस पे मार्केट को उछाल नजर आती है। जहाँ पे निवेशक की बात करें तो करीब 10,000 के आसपास निवेशक है, प्रमोटर की होल्डिंग करीब 53% के आसपास। इसके अलावा की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग ही बड़ी है, बाकी कोई ऐसा बड़ी होल्डिंग नहीं है। कुछ बल्क ट्रेल भी देखने को मिला था, यहाँ पे देखने को मिली कि 21 अगस्त को इसमें बल्क ट्रेल देखने को मिला था, उसके बाद ऐसा देखने को नज़र नहीं आई है, जहाँ पे एक पार्टी जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो इनका सेम टाइम में खरीदने और बेचने का कामकाज करते रहे। ये कुछ आंकड़ा था इसको लेकर के। पास इसके पीयर्स की तरफ देखें तो रत्ना मनी है, इसके अलावा एमएमडीसीज हैं, रारदा एनर्जी हैं, उषा मार्टिन्स हैं। इन सभी कंपनियों का आंकड़ा यदि निकल के आए, इसके बेसिस में इसका भीड़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका भीड़ अंडरग्राउंड मार्केट में ऊपर से कैप्चर नहीं किया जा सकता। मार्केट की जो मार्केट कैप है काफ़ी छोटा है,
को कैप्चर करना काफ़ी आसान भी कह सकते हैं कि नियरली 100-150 करोड़ के आसपास का कैप्चर। मार्केट में हुआ क्या, तो मार्केट में वॉल्यूम लगातार उछाल आई, की वजह से मार्केट में कुछ नया सेंटीमेंट की बनती हुई कामकाज देखने को मिला है। अब एक गोल्डन रूल को समझेंगे, मार्केट में क्या करना चाहता है और उसके प्रति देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनका पुराना एक अपनी रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आई। अब यहाँ और यहाँ पे अब जिन लोगों ने यहाँ पे लिया था उनके लिए क्या था, और आज के टाइम में लगातार इंक्रीजेबल प्राइस के आसपास बढ़ती नजर आती है। लगातार कहावत है ना, जब मार्केट एक अपनी पुराने हिस्टोरिकल को तोड़े तो उनमें उम्मीद ज़्यादा जग जाती है, और यही आंकड़ा कहता है समझने को लेकर के। दोस्तों, मैंने किसी स्टॉक को लेकर के, मैं खुद ना ट्रेडर्स हूँ ना कोई एडवाइजरी की बात करता हूँ, ओनली एज ए लर्नर मार्केट में लर्न करता हूँ, जो लर्न करता हूँ आपके सामने रखता हूँ जो हमें फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड की पॉइंट आउट व्यू से हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे लर्निंग्स में कुछ ऐसा वैल्यूबल पॉइंट मिले आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन क्लिक करके। मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, न्यू पॉइंट आउट व्यू से, नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए enjoy it and thank you so much for joining.